तो आज हम फ्यूचर में शुरू करेंगे। देखो फ्यूचर का मतलब भी क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि फ्यूचर का मतलब क्या है। फ्यूचर मतलब ये भविष्य, कि जो कार्य भविष्य में होगा, आप जिस कार्य को भविष्य में शुरू करना चाहेंगे, है ना, तो जो भविष्य में होने वाली जो क्रियाकलाप है, जो घटना है, उनको आप जब इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में या स्पीकिंग में जब उनको बोलते हैं, तो उसके लिए भी क्या होता है कि प्रॉपर उस फ्यूचर टेंस को हम यूज में लाते हैं, तभी वो टेंस बिल्कुल फ्यूचर में बनता है और उसको फ्यूचर में हम समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे कल मैं विद्यालय जाऊंगा, है ना, कल मैं विद्यालय जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। अब इसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग हुआ, तो ये जो शैल है ये फ्यूचर की एक हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर सिंपल की। तो इसको देख के हम समझ जाते हैं कि बिल्कुल भविष्य में होने वाली किसी चीज को बताया गया है, लिखा इंग्लिश में गया। अगर आप उसको हिंदी में भी रीड करते हैं तो आप एकदम सही समझ पाओगे कि ये फ्यूचर का बता रहे हैं कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो आप इसको ना प्रेजेंट में समझेंगे ना पास्ट में, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब का पता है, तो आप इस हिसाब से उसको सही ट्रांसलेट कर पाएंगे। खैर, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि हम इस टेंस को पहले अच्छे से समझें और फिर उसके बाद इस टेंस का किस तरह यूजेज है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले आप देखें इसकी हिंदी में पहचान, हिंदी में इसकी जो पहचान है गा गे गी। अब देखिए कि ऐसे कोई हिंदी वाक्य जिसमें पीछे अगर ये वर्ड आए हैं गा गे गी, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, है ना, वह कल जयपुर जाएगी, तो आप देख सकते हैं गी गा, है ना, वे अच्छे, वह अच्छा गाना गाएगा, वह अच्छा गाना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें गा गे गी जो वर्ड पीछे यूज होता है, जो अक्सर ऐसे हिंदी वाक्य जिस पर पीछे गा गे गी दिया हुआ है, तो उसको अगर हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते हैं तो इस टेंस में होगा, क्योंकि पीछे गा गे गी आया है, तो हम उसको एकदम इंग्लिश में सही ट्रांसलेट कर सकते हैं इस टेंस के माध्यम से। अब अंग्रेजी में पहचान, इसकी जो अंग्रेजी में पहचान रहती है वो रहती है विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल ध्यान रखें, विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, ये इसकी मुख्य पहचान रहती है अंग्रेजी में। अगर आप रीडिंग लेसन में भी कोई लेसन भी पढ़ रहे हैं या आप कहीं पर कोई कोटेशन लिखा हुआ है, कहीं पर भी लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आप उसको एकदम सही हिंदी में ट्रांसलेट करना कब कर पाएंगे, जब आप उस कोटेशन में या आपके रीडिंग लेसन में आप उस सेंटेंस में सही हेल्पिंग वर्ब को देखोगे और हेल्पिंग वर्ब की पहचान आपको पता होगी, इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब, तो आप उसको सही हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे। और दूसरा कि जब कभी आप कहीं पर स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग भी कर रहे हैं, कहीं पर इंग्लिश बोल रहे हैं, फ्लुएंट बोल रहे हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, हम अक्सर जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम इंग्लिश स्पीकिंग में भी कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं। हम बोलते बोलते क्या होता है कि प्रेजेंट में हम पास्ट की वर्ब जोड़ देते हैं, पास्ट में फ्यूचर की वर्ब जोड़ देते हैं, हम सही तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो जब हमें टेंस का एकदम प्रॉपर नॉलेज हो जाता है तो इंग्लिश स्पीकिंग में भी हम बोलते बोलते एकदम सही ग्रामेटिकल यूज करते हैं, हमारे वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती। बस तरीका है कि उसको आप थोड़ा उसको उसके बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना, तभी आप उसको सही तरीके से लिखे हुए कोटेशन को भी और लेसन में भी सही तरीके से सेंटेंस को पढ़ के उसका जो कालक्रम है, उसकी जो स्थिति है वो आप सही तरीके से समझ पाओगे, है ना। तो आप देखें ये अंग्रेजी में पहचान है। फिर जैसा कि हम सारे टेंस अभी करते आए, जो आपने देखा जो कॉमन बातें हैं वो यही होती है कि हर टेंस के लगभग 4 स्ट्रक्चर रहते हैं, लेकिन मैं 3 स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, 4th स्ट्रक्चर तो अपने आप ही हो जाता है। अब देखिए ये है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी सरल और सकारात्मक वाक्य, सरल वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। तो आप देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके सामने में एक नॉर्मल एक हिंदी का सरल वाक्य देखें, मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा, सीधा वाक्य सरल। अब मान लो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, मैं के लिए आ जाता है आई, हमारे जो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो आई के साथ लग जाती है सादर, क्योंकि ये सादर सेंटेंस में है तो आई के साथ शैल लग जाता है, राइट फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और लेटर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस तरह आपने इसको एकदम सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर लिया, और अगर इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट करना है तो भी आप कर सकते हो।
क्योंकि आपको पता है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और इस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट लगा रहता है, नहीं शब्द आता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में बस आपने यही देखा कि इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है कि इसमें विल और शैल के साथ नॉट आ गया। क्या आ गया? नॉट आ गया। ये नकारात्मक वाक्य। अब मान लो फ्यूचर सेंटेंस के हिसाब से कोई ऐसा हिंदी वाक्य है जो भविष्य का है लेकिन नकारात्मक में, तो कैसे? तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। मान लो कि जो फर्स्ट पर्सन है उस थर्ड पर्सन को कह रहा है कि तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तो आप देख सकते हैं यू विल नॉट रीड द बुक, यू विल नॉट रीड द बुक। आप इसको एकदम परफेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। मान लो ये सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ था और आपको कहा जाता है कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो विल है, विल और शैल, ये फ्यूचर सिंपल की पहचान है। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको आपको जब ये पता है कि इसकी अंग्रेजी में पहचान विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप उसको जब ट्रांसलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पीछे ये वर्ड आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ये बिल्कुल सही कर पाओगे। अब जैसे अपन जाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। इसमें क्या होता है? आप किसी को प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो जैसे क्या हम आम खाएंगे, क्या हम आम खाएंगे, मैंगो। तो अब आप देखें कि ये एक प्रश्नवाचक है। क्या आप ग्रुप में बैठे हैं और किसी को बोल रहे हैं क्या आज हम आम खाएंगे, क्या आज हम मूवी देखने जाएंगे, क्या आज हम घूमने जाएंगे, क्या आज हम विद्यालय जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के हिसाब से देखें, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी शैल, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद मैंगो। तो इस तरह देखें, ये आपका इंग्लिश में सेंटेंस बन गया फ्यूचर सिंपल में इंटरोगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये तो एक नॉर्मल जो इसकी हिंदी में अंग्रेजी में पहचान, इसके स्ट्रक्चर, ये जैसे कि जनरली हम पढ़ते हैं, समझते हैं, हमें पता भी और मैंने आपके सामने अभी बताया भी। लेकिन क्या होता है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, हर टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके अपने अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, उनके अपने अपने एडवर्बियल होते हैं, उनके सर्कमटेंस होते हैं, उनके रूल्स होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं। हर एक टेंस का अपना अपना एक स्ट्रक्चर, रूल्स सब रहता है। तो इसके भी हैं फ्यूचर सिंपल। और देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें हर टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो बेसिक रूल्स है वो क्लियर होने चाहिए, ताकि क्या होता है कि हम टेंस को सही मायने में हम ग्रामेटिकल लेवल पे, राइटिंग सेक्शन पे या रीडिंग लेवल पे हम कुछ अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं और उससे जुड़े हुए सवालों को कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इसका जो मेन पॉइंट मैं आपके सामने लेना चाहूँगा, यदि जैसे कोई सेंटेंस साधारण सेंटेंस हो, साधारण भविष्य का सेंटेंस हो, इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब थोड़ी चेंज होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें इसका नियम पता है तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि यदि आपका कोई सेंटेंस साधारण भविष्य में, सिंपल भविष्य में, या देखो मैंने ये लिखा है साधारण भविष्य, तो उसमें क्या होगा, यदि आपका सब्जेक्ट आई है, वी है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी शैल। क्या लग जाएगी? शैल। यदि आपका सेंटेंस साधारण भविष्य है तो उसमें आई और वी के साथ शैल लग जाता है, और बाकी जो सब्जेक्ट है यू, दे, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर प्लूरल, उनके साथ क्या लग जाता है? विल लग जाता है। बिल्कुल सिंपल। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, यू के साथ विल है, आई के साथ शैल है ना, ये वी के साथ शैल है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस सेंटेंस में, इस फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस में एक नियम है। वो नियम ये है कि जब आपका सेंटेंस कलर्ड सेंटेंस हो, कलर्ड यानी रंजित भविष्य। अब कलर्ड सेंटेंस क्या होता है? कलर्ड सेंटेंस ये होता है कि यदि आपके किसी सेंटेंस में अगर एक विशेष तरह का भाव, एक विशेष तरह का इमोशंस नजर आ रहा है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपके सब्जेक्ट में जो है ना, आपने उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। ये मुख्य नियम है। देखिए यदि आपके किसी सेंटेंस में अगर कोई ऐसा इमोशंस आ रहा है, जो कौन से इमोशंस, देखिए विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है स्वीकृति या स्वेच्छा, या प्रॉमिस वायदा, या धमकी थ्रेट,
अब किसी को धमकी देते ना थ्रेट, या फिर डेटरमिनेशन। डेटरमिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। क्या होता है? दृढ़ निश्चय। हम ठान लेते हैं कि ये काम मुझे करना ही करना है, नहीं ये काम करके रहूंगा, उसको कहते हैं इंग्लिश में डेटरमिनेशन, दृढ़ निश्चय। तो आपने देखा, मैंने आपके सामने कुल 4 बातें बताई। यदि आपके किसी सेंटेंस में अगर ये 4 भाव हो, कौन कौन से? विलिंगनेस, स्वेच्छा, प्रॉमिस, वायदा, थ्रेट, धमकी, या डेटरमिनेशन, दृढ़ निश्चय, अगर इन 4 बातों का कहीं पर कोई भाव नजर आ रहा है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। इसे कहते हैं कलर्ड सेंटेंस। ठीक है, ये फ्यूचर का एक विशेष नियम है। तो उसमें क्या होगा, अगर ये 4 बातें, इन 4 बातों के भाव अगर उस सेंटेंस में नजर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट पर्सन है आई के साथ क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब विल। क्या यूज होगा? विल। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा शैल। क्या यूज होगा? शैल। आप देख सकते हैं यहां बिल्कुल लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई के साथ विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक 2 उदाहरण आपको देता हूं। अभी जैसे कि यहां पे क्या लिखा हुआ है? आई शैल राइट अ लेटर लिखा हुआ है। आई शैल राइट अ लेटर, बिल्कुल। अब आप देखिए कि यहां आई के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये क्या साधारण भविष्य का वाक्य कि मैं एक पत्र लिखूंगा, साधारण भविष्य का वाक्य। अब देखिए, कई बार आप देखें हम इंग्लिश स्पोकन में जब हम इंग्लिश बोलते हैं, या कई बार हमारे राइटिंग सेक्शन में, रीडिंग सेक्शन में हम ऐसा भी पढ़ते हैं कि आई के साथ विल लगता है, आई के साथ विल लगता है। वो कैसे? देखिए, मैंने जैसे कि एक वाक्य लिखा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, अब क्या है इसमें? क्या है इस वाक्य में? क्या भाव शो हो रहा है? इस वाक्य में ये भाव शो हो रहा है धमकी। क्या शो हो रहा है? धमकी। ये अब जब इस वाक्य में धमकी शो हो रहा है तो आई के साथ विल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विल, है ना, है ना। अब किसी को अपन प्रॉमिस करते हैं, आई जैसे मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें एक कार भेंट करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म दिवस पर एक कार भेंट करूंगा। आप क्या कह रहे हैं? सामने वाले को वायदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या भाव हो रहा है? भाव निकल रहा है प्रॉमिस का। तो यहां पे आई के साथ क्या हो जाएगा? विल। आई विल प्रॉमिस यू, आई विल प्रॉमिस यू, आई विल गिव यू अ कार ऑन योर बर्थडे। तो इसमें क्या है? वायदा का भाव आ रहा है, प्रॉमिस का भाव। तो यहां आई के साथ विल आ जाएगा। और अगर साधारण भविष्य है तो आई के साथ शैल आ जाता है ना। पर आपको ये जो 4 बातें हैं, अगर ये 4 बातें आपको किसी सेंटेंस में नजर आती हैं तो वहां पे फर्स्ट पर्सन आई के साथ विल यूज होगा, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होगा। ठीक है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल। ठीक है, इस बात को आपने बिल्कुल अच्छे से समझा। अब आगे अपन देखेंगे, तो अब हम आगे देखेंगे जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि मैंने फ्यूचर सिंपल टेंस के कुछ एडवर्बियल्स लिखे हैं। जैसे कि हर टेंस के अपने अपने एडवर्बियल्स या रूल्स होते हैं। तो आप इसमें भी देखिए जो एडवर्बियल्स है, टुमारो, नेक्स्ट डे, टुमारो मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। ये मुख्यतः एडवर्बियल्स जो क्रिया विशेष होते हैं, ये सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस की सरकमटेंस को बताते हैं। हर टेंस के अपने अपने एडवर्बियल्स होते हैं, जैसा कि इसके भी हैं। तो वो उसकी स्थिति बता देते हैं कि भाई वो किस टेंस में उसका प्रयोग हुआ है, वो टेंस किस टेंस में आ रहा है, वो सेंटेंस किस टेंस में आ रहा है। अब आप देखें कि साधारण रूप से जो फ्यूचर सिंपल का जो एक रूल रहता है, वो रूल्स ये रहता है कि यदि कोई सेंटेंस इफ से शुरू हुआ है, इफ से शुरू होने वाले वाक्यों में कभी भी शैल और विल का प्रयोग नहीं होता है। इफ से शुरू होने वाले कोई भी वाक्य शैल और विल का उसमें प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल रखा है। कंडीशनल सेंटेंस आपको पता है, हम पिछले टेंस में भी देख चुके हैं। देखो, कंडीशनल सेंटेंस में एक ये भी रहता है कि कई बार हमारे बोर्ड पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं, जो 10th लेवल पे जो ग्रामर सेक्शन रहता है, उसमें आप देखें कि करेक्ट वर्ब फॉर्म वाले जो सवाल आते हैं, उसमें देखें कि कई बार इफ से भी कोई वाक्य बन के आता है।
तो अगर हमें इफ से बने हुए वाक्यों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसका रूल्स पता है, तो हम उन वाक्यों को सही तरीके से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें जैसे ये इफ दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा गया प्रेजेंट टेंस, यहाँ दिया हुआ फ्यूचर टेंस। बिल्कुल, क्योंकि नियम क्या कहता है कि इफ से शुरू होने वाले वाक्यों में कभी भी शैल और विल का प्रयोग नहीं होता। एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे ये फॉर ये, बराबर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यू कम टू मी। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है ना, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ यू, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गया, विल शैल नहीं आया। उसके बाद इफ यू कम टू मी, उसके बाद अगर कोई सेंटेंस है और आई, तो आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। बिल्कुल, आप देखें यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, ये इसका पैटर्न है। ये मैंने आपके सामने एक पैटर्न बनाया है कि इस तरह से कोई सेंटेंस आता है, मान लो इफ लिखा हुआ है और यहाँ पे यू लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर ब्रैकेट में कम फॉर्म लिखी हुई है ना, तो आप यूं नहीं कि इफ यू विल कम, नहीं, यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पे अगर ब्रैकेट में कम लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे? कम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ नियम ये कहता है कि यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है। क्या आता है? प्रेजेंट। और यहाँ पे अगर आई के साथ ब्लैंक हो और यहाँ पे साइड में हेल्प लिखा हुआ, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आई के साथ विल करके हेल्प। और आप आई के साथ विल क्यों लगाओगे? क्योंकि ये कलर्ड सेंटेंस है। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू मतलब क्या होगा? मैं, मतलब ये एक तरह का क्या है ना, कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये एक तरह का वादा हो जाता है, मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये एक तरह का वादा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो जब इसमें वादा का भाव आ रहा है तो आई के साथ क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा। तो इस तरीके से कि आपको कंडीशनल सेंटेंस, अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन 10th बोर्ड में अक्सर आता है, साल में एक बार जरूर, हर दूसरे साल आता है, इस तरह के सेंटेंस को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि एक से सेंटेंस आया है तो पहले प्रेजेंट टेंस यूज होगा और फिर फ्यूचर यूज होगा, ठीक है। तो आप ये पैटर्न आपके सामने, आप इसको देख के भी समझ सकते हैं। अब आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, कुल 4 एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन एग्जांपल्स को देखें कि इन एग्जांपल्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन करेक्ट वर्ब फॉर्म वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये हर साल इसका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसका बेसिक नियम, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो हम ये क्वेश्चन जो आधे आधे नंबर के आते हैं इजीली हम इनको कवर कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले देखते हैं एक सेंटेंस, आई ब्लैंक नॉट गो टू आगरा टुमारो। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरे सेंटेंस को, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में जो मैंने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के जो सेंटेंस बताए, तो उनमें भी मैंने आपको बताया कि किसी भी ऐसे सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल स्टेप से चलना है। पहले आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद उसमें देखें कि उसमें कोई अगर एडवर्ब लाया है तो आपके लिए वो सेंटेंस उसको सॉल्व करना और ईजी हो जाता है। तो इसमें जो एडवर्ब आया है वो आया है टुमारो, और टुमारो किस टेंस का एडवर्ब है? फ्यूचर सिंपल का। तो बिल्कुल ही कंफर्म हो जाता है कि इसमें फ्यूचर सिंपल की फॉर्म बनी जाएगी। तो जैसे कि आई आया है तो यहाँ पे क्या हो जाए? आई शैल नॉट गो। क्लियर है? उसके बाद दूसरा सेंटेंस, ब्लैंक सब्जेक्ट ब्लैंक फर्स्ट फॉर्म यू सम बुक नेक्स्ट डे। बिल्कुल आपको उसी तरीके से मैंने आपको बताया, सेंटेंस को पहले अच्छे से रीड करें और सेंटेंस में वो चीज देखें कि अगर वो चीज क्या है? एडवर्ब। अगर वो आया है तो पहले आप उसको सर्किल करें, जैसे नेक्स्ट डे। अगर नेक्स्ट डे आया है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, ये उसका एडवर्ब है। अब उसके बाद देखें कि आपके यहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। क्या है? इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो आपको भी पता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, पिछले टेंस में भी देख चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ही आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल ही गिव। आपका पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। फिर उसका तीसरा सेंटेंस आप देखिए, वी ब्लैंक फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल टुमारो। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले एडवर्बियल ढूंढना है। तो एडवर्बियल आपके सामने है टुमारो, ठीक है, और आप देख सकते हैं वी आया है तो वी के साथ शैल आ जाएगा, शैल गो। क्लियर? फिर हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस है। मैंने आपको बताया ये रहा पैटर्न, कंडीशनल सेंटेंस इफ, तो इफ से शुरू हुआ है तो आप देख सकते हैं इफ यू वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट का, इसमें प्रेजेंट यूज हो गया, ठीक है। और उसके बाद आगे जो सेंटेंस उसमें क्या आ जाएगा? फ्यूचर आ जाएगा। तो यू क्या है? यू आया है तो यू विल बस पास। या आप इस तरीके से
इन सेंटेंस को बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। सबसे पहले आपको एडवर्बियल का ध्यान रखना है, उसके बाद सेंटेंस को जो एडवर्बियल को देखते हुए सेंटेंस को आपको ये पता लगना कि सेंटेंस किस कैटेगरी का है, अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। उसके हिसाब से आपको सेंटेंस को फिल करना है। और इस तरह के जो सवाल हर साल 10th बोर्ड सेक्शन में हर साल इस टेंस की कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस भी है कि हर साल बोर्ड में इसके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। उन क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको बताया कि आपका कॉन्सेप्ट उससे लेके जो रूल्स है वो क्लियर होना चाहिए। आप इसमें ये भी ध्यान रखें कि आई के साथ शेल और विल। तो मैंने जो नियम बताया है कि यदि किसी सेंटेंस में प्रॉमिस है ना, या थ्रेट यानी धमकी, या डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय है ना, तो ऐसे अगर कोई भाव या विलिंगनेस ऐसे कोई भाव हो तो आई के साथ विल लग जाएगा, बराबर। और ये भाव नहीं हो तो आई के साथ शेल लग जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ों का इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, जो कि मैंने अपनी आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता दिया। तो आप वीडियो को अच्छे से देख के समझ के आप इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड सेक्शन में आते हैं, आप आराम से उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करके कर सकते हो। स्टे एंड सेफ।